नमस्कार बच्चों, हम विज्ञान पार्ट 1 का पार्ट दूसरा देखना चाहते हैं। ठीक है, ये पहला वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में हम तत्वों को वर्गीकरण सीखना सीखेंगे। वैसे तत्व तो आपको पता है कि जो भी प्रकृति में पाए जाते हैं सभी तत्व होते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ये सभी क्या होते हैं, जो भी चीजें मिलती हैं हमारे पास क्या होती है, तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआती के दौर में, मतलब जब शुरुआत हुआ था इस दुनिया का, उस दौरान तत्वों को लेकर इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो सिर्फ उस समय तत्वों को दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु को लेकर। ठीक है, फिर आगे चल करके और थोड़ी जानकारियां बढ़ी तो उसको धातु अधातु के अलावा धातु सदृश को लेकर के बांट दिया गया, मतलब तीसरा प्रकार आया। धातु सदृश में होता क्या है, उसमें जो है जो धातु और धातु के बीच वाला जो तत्व गुणधर्म बताता है उसको धातु सदृश बोलते हैं। धातु और अधातु के बीच का गुणधर्म जो बताएगा उसको क्या कहेगा, वो क्या कहा गया है, धातु सदृश कहा गया है। ठीक है, धातुओं को वर्गीकरण मतलब तत्वों को वर्गीकरण की शुरुआत कुछ है 18वीं शताब्दी में हुई। अच्छा, वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? वर्गीकरण की जरूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि हमारे पर्यावरण में जो भी तत्व हैं उनके बारे में अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम अपने विकास में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए तत्वों को वर्गीकरण करना जरूरी लगने लगा। तो 18वीं शताब्दी में, ठीक है, उस समय 18वीं शताब्दी में हमारे पास कुछ 30 तत्वों की जानकारी थी। आज के समय में 118 तत्वों की जानकारी है। ठीक है, आपके समय तक अभी तक कितने पता चल चुके हैं, 118। लेकिन शुरुआत कब हुई, 18वीं शताब्दी के आसपास। 18वीं शताब्दी के आसपास 30 तत्वों की जानकारी थी और इसको सबसे पहले वैज्ञानिक थे जर्मन के, जिनका नाम था डोबेनायर। डोबेनायर ने क्या किया, तत्वों को तीन तीन के समूह में एकत्रित करना चाहा, तीन तीन के समूह में उन्होंने बांटा। ठीक है, तीन तीन के समूह में जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या किया, उनके द्रव्यमान को लिया। देखिए, पहले जो है तत्वों का द्रव्यमान नहीं पता था, परमाणु क्रमांक पहले शुरुआती दौर में नहीं पता था। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है बहुत बाद में पता चला। पहले वैज्ञानिकों को तत्वों का द्रव्यमान नहीं पता था। और द्रव्यमान क्या होता है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है, द्रव्यमान को लेकर के उसको संगठित करना चाहा। ठीक है, याद रखो कि द्रव्यमान को लिया गया क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में जाकर के परमाणु क्रमांक को पकड़ा गया है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हैं, मतलब शुरू के जो बताया जाएगा उसमें क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान रहेगा और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक रहेगा, ये अंतर है। तो डोबेनायर ने क्या किया, तत्वों के द्रव्यमान को क्या किया, उसको क्रम से रखना चाहा और क्रम से कुछ इस तरह से उन्होंने तीन तीन का समूह बनाया, तीन तीन तत्वों का समूह बनाया। उन तीन तत्वों के समूह में उन्होंने क्या किया कि पहला और आखिरी वाले तत्व का जो भी द्रव्यमान है उसका औसत निकाल करके बीच वाले तत्व को रखना चाहा। ठीक है, देखिए जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम स्टार्टिंग का है जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 6.9 है और पोटेशियम का 39.1 है। इन दोनों का क्या किया गया, औसत निकाल करके उन्होंने क्या किया, बीच वाले तत्व को बताना चाहा। इसके लिए तीन तत्वों को रखा उन्होंने और इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिक नियम। ट्रिक मतलब इसमें तीन तत्वों को लिया गया। तीन तत्वों को लेते समय क्या किया गया, पहले और आखिरी तत्वों का तीन तीन के समूह पहले बांटा गया। पहले और तीसरे तत्व के औसत को बीच वाले तत्व को क्या किया गया, उसका द्रव्यमान बताया गया। कुछ इस तरह से है हमारे पास। देखो, अब इसका अगर औसत निकालेंगे तो 69 प्लस 39.1, 6.9 प्लस 39.1, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 46 हो जाएगा। 46 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 23। मतलब सोडियम का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, 23। इस तरह से उन्होंने क्या किया, डोबेनायर ने तत्वों को क्रम से लगाना चाहा, लेकिन सभी तत्वों को उन्होंने क्या किया, क्रम से नहीं लगा पाए। ठीक है, और फिर उनके नियम को खारिज कर दिया गया। फिर उनके बाद आते हैं न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम, उन्होंने क्या किया, नाम से ही पता चल रहा है किसमें क्या है करके। सन 1866 में, इन्होंने 1817 में किया था, फिर सन 1866 में क्या न्यूलैंड ने क्या किया, अष्टक नियम देना चाहा। अष्टक नियम में क्या बताया गया कि जैसे हिंदी के 7 सुर होते हैं, ठीक है, 7 सुरों के अलावा जो 8वां नंबर जो पड़ता है
वो पहले वाले सुर के पास ही आया था, मतलब पहला होता है। सा रे गा मा प द नी सा जो है आपके पास पदनी, तो सा रे गा मा जो आपके पास 7 सुरों का समूह है, उस 7 सुरों के समूह में उन्होंने क्या किया, तत्वों को क्रम से लगाना चाहा। 7 1 2 3 4 5 6 उन्होंने ध्यान से देखा कि उस समय 56 तत्वों को पता चल चुका था। ठीक है, 56 तत्वों को पता चल चुका था, तो उसको उन्होंने क्या किया, क्रम से लगाना चाहा। किसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार उन्होंने क्या किया, देखा, ध्यान से देखा कि कुछ तत्व जो है पहले वाले तत्व के गुणधर्म बताते हैं, तो उन्होंने जब उनके द्रव्यमान को क्रम से रखना चाहा, तो क्रम से जब रखा तो पहला जो तत्व था, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 सुर हो गए। तो उन्होंने देखा कि जो 7 के बाद जो एक 8वां नंबर जो तत्व मिल रहा है, वो पहले नंबर का ही गुणधर्म बता रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अष्टक नियम देना चाहा। ठीक है, अष्टक नियम में उन्होंने, जैसे आपके पास दिया गया है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, इस तरह से पहले वाले में रखा गया। ठीक है, फिर दूसरे वाले में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इस तरह की चीजें हैं। तो इसे उस तरह से उन्होंने देखा कि सभी तत्वों को उन्होंने क्रम से लगाने के बाद उन्होंने देखा कि जो 8वें नंबर का तत्व है वो पहले वाले नंबर का तत्व का गुणधर्म बता रहा है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अष्टक नियम दिया। फिर ठीक है, इन्होंने किसका यूज किया, संगीत के सुरों का, 7 सुरों का, मतलब 7 कॉलम बनाया, और 8वां तत्व पहले का, फिर 9वां तत्व क्या होगा, दूसरे का, 10वां तत्व तीसरे का। इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया। ठीक है, लेकिन इस वर्गीकरण में भी कुछ कमियां रह गई, जिसको उन्होंने निकाल नहीं पाया। क्या क्या कमियां रह गई थी, जो नीचे देखिए क्या दिया गया, इसमें यह नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो सका। ठीक है, कैल्शियम तक ही उन्होंने क्या किया, अरेंज कर पाया सही से। उसके आगे जब जाने लगे तब सही से अरेंज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा था। ठीक है, सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन लिया था, और सबसे भारी जो तत्व था, वजनी तत्व था उनके पास, जो जानकारी में वो था उनके पास थोरियम। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने पहला हल्का तत्व क्या लिया था, पहला क्या था, हाइड्रोजन, और अंतिम में क्या था, थोरियम। लेकिन जब तत्वों को लगाना चाहा उन्होंने, तो कहां तक पहुंच पाए, वो कैल्शियम तक ही सही से पहुंच पाए, और कैल्शियम के आगे जब बढ़ने लगे तब वहां पर उनको दिक्कत होने लगी। दिक्कत ये होने लगी, कुछ स्थानों को, उनके जो सारणी है, कुछ स्थानों को उन्होंने 2-2 तत्वों को साथ में दिखा दिया है। 2-2 तत्वों को साथ में दिखाया है, जिसमें आपके पास कॉपर और निकल है। ठीक है, उसके अलावा और एक जगह है आपके पास, जिसके पास आपका सीरियम, सी और L करके दिया गया है। ठीक है, इन तत्वों को क्या किया गया, एक ही कॉलम में 2 तत्वों को रख दिया गया। ठीक है, तो ये सही से नहीं लगा पाए। फिर तीसरा था उनके पास, कुछ विभिन्न गुणधर्म वाले तत्व एक ही स्वर में रखे गए। ठीक है, जिनका गुणधर्म अलग अलग था, उसको क्या कर दिया गया, एक ही कॉलम में रख दिया गया, एक ही लाइन में। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे फेरस, फेरस मतलब होता है लोहा। लोहा जैसे आपको पता है ये धातु है। ठीक है, ऊर्जा और उष्मा का सुचालक है, लोहा है, आपको पता है लोहे के बारे में क्या गुणधर्म होता है। लेकिन इसको कहाँ रख दिया गया, ऑक्सीजन और सल्फर वाले कॉलम में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु गैस है। ठीक है, और सल्फर आपके पास अधातु है। इस तरह से क्या किया गया, इसको इसके कॉलम में रख दिया गया है, जो इस नियम को क्या करता है, सही से फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब ये मान्य नहीं हो रहा था ये सारणी। ठीक है, ये कमियां कुछ रह गई थी उनके पास। फिर नए जो तत्व खोजे जाएंगे, उन्होंने 56 रखा था, लेकिन नए जो तत्व खोजे जाएंगे उसको कहाँ रखेंगे, उनके सारणी में कहीं भी जगह नहीं था। ठीक है, तो ये किसका था, न्यूलैंड के अष्टक नियम। अष्टक नियम में आपको पता चल गया होगा कि 7 सुरों के हिसाब से रखा गया। ठीक है, पहला तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म बता रहा था, इसके लिए इसको अष्टक नियम बोला गया। और कुछ ये उनकी कमियां रह गई। कमियां जो रह गई आपको पता है कि 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, कैल्शियम के आगे तत्वों को सही से रख नहीं पाए, और जो कुछ आधा अलग गुणधर्म बताने वाले तत्व थे उनको भी क्या किया गया, एक ही कॉलम में रख दिया गया। जैसे फेरस मतलब लोहे को ऑक्सीजन और किसके साथ रख दिया गया, सल्फर के साथ रख दिया गया। और अगर कुछ नए तत्व खोजे जाएंगे तो उसको कहाँ रखा जाएगा, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। इसके लिए इनके सारणी को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया, मतलब इनके सारणी को मान नहीं किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो
हमारा ज्यादा मानने वाला जो सारणी है, ठीक है, वो तो आधुनिक आवर्त सारणी है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के ठीक पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी आती है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको ये जो सारणी है ये ज्यादा हद तक सही था। सभी जो कमियां यहाँ पे रह गई थी उनको क्या किया गया था, सही से लगाने की कोशिश किया गया था। ठीक है, तो मेंडलीव जो है 1869 से 1872 तक ये रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, सभी तत्वों को अरेंज करना चाहा। किसके अनुसार अरेंज करना चाहा, द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, जैसे मैंने बताया सिर्फ आवर्तनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे जाएगा, बाकी सब द्रव्यमान के ऊपर ही सबने काम किया था। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बहुत बाद में पता चला, ठीक है, कि तत्वों में परमाणु क्रमांक क्या होता है। इसके कारण इसको क्या इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही रखना चाहा। लेकिन उस समय 63 तत्वों की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, इन 63 तत्वों को उन्होंने क्या किया कि उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को ध्यान से देखा। ठीक है, भौतिक रासायनिक गुणधर्म में उन्होंने उसका क्वथनांक, गलनांक, इन सभी चीजों को देखने के बाद और उनकी क्रियाओं को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको सही से क्रम में रखना चाहा। ठीक है, और उन्होंने सही से क्रम में रखा। उसमें आपके पास उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के साथ जब रखना चाहा, तब वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बाद उनका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब सेम गुणधर्म बता रहे हैं। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, उसको एक ही कॉलम में रखना चाहा। ठीक है, तो आपकी किताब में दिया गया है कि कैसे कॉलम में किया गया, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपके पास भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को लेकर के आपके पास आवर्त सारणी बनाई गई। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को लेकर के जब उन्होंने रासायनिक सारणी बनाया, तो उस सारणी में उन्होंने नए तत्वों के लिए भी जगह छोड़ दिया। जो कमियां यहाँ पे रह गई थी उसको उन्होंने क्या किया, दूर करना चाहा। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने तीन तत्वों को खाली स्थान छोड़ दिया था। 3 तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ा था, जिसमें आपके पास एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन करके आपके पास नाम है। ठीक है, जिसका उन्होंने परमाणु द्रव्यमान जो बताया था आपके पास, वो था कि एका बोरान का 44, एका एल्यूमिनियम का 68 और एका सिलिकॉन का 72। जो आगे चल करके उन तत्वों का खोज हुआ, जिसका लगभग उन्होंने जो द्रव्यमान बताया था, सेम द्रव्यमान वाले 3 तत्व मिलते हैं, जिसका एका बोरान जो हो जाता है वो स्केडियम हो जाता है, और एका एल्यूमिनियम गैलेनियम हो जाता है, और एका सिलिकॉन जो है वो आपका जर्मेनियम हो जाता है। ठीक है, इन 3 तत्वों का उन्होंने 3 तत्वों के लिए अपनी सारणी में जगह छोड़ा हुआ था, जिनको पता था कि यहाँ पे 3 तत्व आएंगे। ठीक है, कोई भी 3 तत्व आ सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जगह छोड़ा। बाद में उन तत्वों की जब मिले या फिर उन तत्वों की जब खोज हुई, तब कैसे नाम हो, आप अपना नाम याद सीरियल से याद रखोगे। बोरान को, एका बोरान को स्केडियम बोला गया, एका एल्यूमिनियम को गैलेनियम और सिलिकॉन को जर्मेनियम बताया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जब और समय बीता, तब वहां पे जो है निष्क्रिय गैस की खोज होने लगी। निष्क्रिय गैस के बारे में पता चला। ठीक है, निष्क्रिय गैस कौन से होते हैं आपके पास, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, ये क्या है, निष्क्रिय गैस है, जिसको आदर्श गैस ही बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने सारणी के लास्ट में एक कॉलम बनाया और उसको शून्य समूह का नाम दे दिया। ठीक है, मतलब जो तत्व नए आएंगे उसके लिए भी जगह उन्होंने छोड़ दिया है, और उसके जोड़ने की सुविधा दिया था। जो यहाँ पे कमियां रह गई थी उसको उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पूरा करना चाहा। ठीक है, तो जो नए तत्व आएंगे उसको कहाँ जोड़ा जाएगा, इसके लिए भी उन्होंने जगह छोड़ दिया था वहां पे। और जो 0 समूह वाला था, मतलब निष्क्रिय गैस जो थे, उसके लिए भी क्या किया गया, लास्ट में एक कॉलम जोड़ दिया गया, जिसको शून्य समूह बोला गया। ये तो कुछ इनके विशेषताएं थी, लेकिन सभी तत्वों को लेकर के इनके पास कुछ कमियां फिर यहाँ पर भी रह गई इनके पास। ठीक है, लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने माना, इनके जो सारणी है बहुत समय तक इसको माना गया इनकी सारणी को कि ये सही है बहुत हद तक। ठीक है, और इस पे मान्य भी किया गया। लेकिन आगे चल के जब परमाणु क्रमांक के बारे में पता चलने लगा, तब यहाँ पे ये कमियां कुछ सामने आने लगी। क्या क्या कमियां थी उसको देखते हैं। कमियां ये थी कि कोबाल्ट और निकल के जो द्रव्यमान थे वो समान थे। ठीक है, कोबाल्ट और निकल के द्रव्यमान समान थे, परमाणु क्रमांक अलग रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान थे,
समान होने के कारण उनका क्रम जो है क्या होगा ये निश्चित नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर के क्या थी, शंका बनी हुई थी। फिर दूसरा जो था समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक और समभारिक, आपने दो चीजें पढ़ी हैं तत्वों में, ठीक है। तो समस्थानिक में क्या होता है कि जिसमें रासायनिक गुणधर्म तो क्या होता है, समान होता है। समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है। जब परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है तो होने का जो कारण है, होने के कारण उसको कहाँ पे रखा जाए, उस तत्व को, समस्थानिक तत्व को, इसके बारे में लेके भी क्या था, कंफ्यूजन था। फिर तीसरा आता है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, जो परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा था उसके अनुसार क्या है, वो सीरियल बैठ नहीं रहा था, रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब क्रम से वृद्धि नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी तत्व तो उसमें खोजे नहीं गए थे, तो कुछ मिसिंग हो रही थी वहां पे, कुछ तो गायब हो जाया करता था, तो क्रम से नहीं बैठ रहे थे द्रव्यमान, ठीक है। तो इसके लेकर के भी यहाँ पे कुछ कमियां रह गई थी। तो इस तरह से आपके पास ये मैंड्रिप की आवर्त सारणी को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना होगा। और एक कमी और रह गई थी, वो थी हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के, ठीक है। हाइड्रोजन के स्थान में वहां पे हाइड्रोजन या हेलोजन के समूह के साथ समानता दर्शाता था, ठीक है। हाइड्रोजन हेलोजन के समूह के साथ क्या हो रहा था, समानता दर्शाता था। जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र O2, तो हेलोजन समूह का अणुसूत्र क्या होगा, F2Cl2, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबके साथ क्या हो रहा था, 2 आ रहा था। लेकिन इनकी बाह्यतम कक्षा क्या हो रही थी, इनका जो द्रव्यमान था वो अलग था, इसके लिए उसको भी लेकर के क्या थी, यहाँ पे कमियां थी। तो इस तरह से आपके पास इनके सारणी में जो है 4 कमियां दी गई थी, जिसको आपको बताया गया यहाँ पे मेंडलीव की सारणी में। तो इस तरह से हमने कुछ डेविड-नायरक नियम देखा, अष्टक नियम देख लिया, किसका था, न्यूलैंड का अष्टक नियम देख लिया, मेंडलीव की सारणी देख लिया, ठीक है। फिर अगले वाले वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी जो इस समय बहुत ही मान्य है, सभी वैज्ञानिकों ने माना है उसको, और उसका उपयोग हम आधुनिक आवर्त सारणी का करते हैं। कैसे होता है उसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो इसको सही से आप देख लीजिए। अपने किताब के पाठ को एक बार पढ़ लोगे और फिर वीडियो को देख लोगे और सुन लोगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। शेयर जरूर करो क्योंकि सही बच्चों का फायदा होना चाहिए।